नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं ने आज प्रदर्शन का आह्वान किया है। पीएम आवास के घेराव का प्लान तैयार किया है। ईडी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कई दिग्गज नेता। इस दौरान पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है, वहीं पुलिस उन्हें रोकने में लगी हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है, वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आईटीओ से सचिवालय तक बीजेपी के कार्यकर्ता मार्च निकालेंगे। प्रदर्शन के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किसी को भी मार्च की इजाजत नहीं है। तो एक तरफ जहां पुलिस ने यह कहा है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीएम आवास के घेराव की इजाजत नहीं दी है, किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी किसी भी तरह की प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, ऐसा दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। बीजेपी ने राज्यपाल से शिकायत भी की है। केजरीवाल के जेल से दिए गए निर्देश पर शिकायत की गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एलजी से शिकायत की है, एलजी से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक है पहले प्रदर्शन की पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की है। तो दो टीवी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो भारतीय जनता पार्टी के मार्च की है। बीजेपी ने भी आह्वान किया है कि आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी मार्च निकालेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर गई है और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। जो मैंने पहले भी कहा, जो सौरभ भारद्वाज जी ने आज पीसी करी है वो केवल और केवल फ्रॉड है, नौटंकी है। कोई सरकार के पास अधिकार नहीं है ऐसे। मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के कोई ऐसा किया नहीं जा सकता। लेकिन दो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों की संवेदना लेने के लिए, उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। बीजेपी पार्टी ने तय किया है हम 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि पंजाब के लोगों के साथ बीजेपी सीधा संपर्क में रहे, पंजाब के लोगों के मसले सीधे हल किए जाए। ये बीच में के जो लोग हैं इनको बीच से हटाया जाए। इसके चलते पार्टी अध्यक्ष जी का जो फैसला है कि 13 की 13 सीटों पे बीजेपी मजबूती से खुद चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए लोगों से आके आग्रह करेगी। 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है। उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी हैं।
9-10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है? अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, लोगों को जानते खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। सिर्फ सारा का सारा फर्जी वाला अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा। जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोहल्ला क्लिनिक्स को लेके। मैं पूछना चाहती हूँ, ये बनावटी सहानुभूति का माहौल क्यों बना रहे हैं? ये वही मोहल्ला क्लिनिक्स है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के राज में घटिया दवाइयां बढ़ती थी, नकली दवाइयां बढ़ती थी, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट होते थे। और आपको याद होगा, डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता था। आज ये बनावटी सहानुभूति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी लेकर नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज सीएम केजरीवाल का आदेश आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कस्टडी में रहने के बावजूद भी सीएम केजरीवाल को दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की काफी चिंता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में दवाइयां और अन्य सुविधाओं की कमी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए, उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है। मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयां ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज की दवा है। इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पे आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। वहीं पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता दें, वरुण गांधी को लेकर ये बड़ी खबर। वरुण गांधी लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, जो है चुनाव सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, वरुण लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव।
बीजेपी से टिकट कटने के बाद इस चीज की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने भी इस चीज के संकेत दिए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा पीलीभीत से आ रही है। ऐसे में वरुण गांधी का टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार काटा है, जिसको देखते हुए अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इसके संकेत दिए थे। उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने के भी संकेत अखिलेश यादव दे चुके हैं। इसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार जो है वो पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है और इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अब की बार टिकट ना मिलने पर अब वरुण गांधी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जो है लोकसभा क्षेत्रों से कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं, जिनमें से कई क्षेत्रों से जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट अब की बार काटा गया है, जिसमें वरुण गांधी भी शामिल है। तो पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी से सांसद है वरुण गांधी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काटा है और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं वरुण गांधी। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ अमित पाल संवाददाता पीलीभीत से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ आपके पास आना चाहूंगी। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जो है उनके कैंडिडेट्स के नाम है, कई जो है कैंडिडेट्स उनके टिकट अब की बार कटे हैं। वरुण गांधी का टिकट कटा है और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजेपी से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद अब कयासों का बाजार भी तेजी से गर्म हो गया है और कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया था और कहा था कि वरुण गांधी के लिए उनके दरवाजे जो हैं पूरी तरह से खुले हैं। और इसके बाद जो है कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है और सूत्रों का कहना है कि अब वरुण गांधी जो है नई पार्टी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं और कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख की तरफ से ऑफर मिलने के बाद अब वरुण गांधी जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है जी। वहीं बता दूं कि आज वरुण गांधी और सांसद मेनका गांधी ने अपने कुछ समर्थकों के साथ पीलीभीत में एक मीटिंग बुलाई थी और सूत्रों का यह कहना है कि अब माँ बेटे जो है एक निर्णय लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती सांसद मेनका गांधी के सामने है, क्योंकि वह अपने आप को मां भी कहती है संसदीय क्षेत्र में और यहाँ पर वरुण गांधी का टिकट नहीं बचा पाई है। तो इससे कहीं न कहीं वरुण गांधी की, मेनका गांधी की भी चुनौती बढ़ गई है अपने बेटे वरुण गांधी को लेकर। लेकिन जिस तरह से अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो गई है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कल यानी 27 मार्च को जितिन प्रसाद बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे जी। और उनका एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक तरह से कटाक्ष करते हुए एक बयान जारी किया है कि जो है चुनाव को लेकर पीलीभीत में कई उम्मीदवार दावेदार थे, लेकिन उन्हें पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कहा भी जा रहा है कि कल वरुण गांधी निर्दल के रूप में नामांकन भी दाखिल करने वाले थे। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि वरुण गांधी फिलहाल अभी नामांकन पत्र नहीं दाखिल करेंगे। उन्हें अब जिस तरह से बीजेपी ने बीच मझधार में छोड़ दिया है, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी की नीतियों को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं और सूत्रों का कहना है कि यही वजह रही कि वरुण गांधी को साइडलाइन कर दिया गया और कार्रवाई की तलवार मेनका गांधी पर भी लटकी थी। लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट पक्का कर दिया गया है और जिस तरह से बड़े नेताओं को लेकर बीजेपी हाईकमान ने कई कद्दावर नेताओं के जो है टिकट काट दिए हैं। इसमें बृजभूषण का भी नाम सामने आ रहा है, बीके सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हॉट सीट पीलीभीत पर अब रण जो है शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वरुण गांधी
समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और किस तरह अपनी दावेदारी करते हैं, अभी जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जहां मेनका गांधी टिकट लेने में कामयाब रही, वहीं वरुण गांधी का टिकट अब की बार कट गया। आपके पास वापस आऊंगे, हमारे साथ अमित पाल भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता पीलीभीत से। अमित, जिस तरह से देखा जाए वरुण गांधी का टिकट अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। अगर जिस तरह से बगावती तेवर वरुण गांधी ने दिखाए थे, क्या उसका खामियाजा ये उनको मिलता हुआ? कि हमको बता दें कि आए दिन जिससे वरुण गांधी अभी तक पीछे मीटिंगें करते रहे, उसमें अपनी ही पार्टी को निशाना साधते रहते थे, जिसको लेकर करके भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कि अब की बार टिकट काट दिया गया। काफी चर्चा मीडिया में चर्चा रहती है, उनके काफी वीडियो भी ट्रोल रहते हैं, और जिसके बाद में इनका टिकट अब की बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काट दिया गया है। अब मानना ये है कि देखना है कि अब ये भाजपा से हटके सपा में आ सकते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई बयान नहीं आया है कि वो सपा में आना चाहते हैं। लेकिन जो है पीलीभीत की जनता चाहती है, और की बार जो जतिन प्रसाद को टिकट मिला उनको भारी मतों से विजय बनाना है, तो इसी प्रकार से अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जानकारी लगती चली आ रही है। ठीक है अमित, वापस आऊंगे आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से जो अभी जो सूची जारी हुई है, 5वीं सूची बीजेपी की, 13 जो सीटें हैं उन पे कैंडिडेट्स का ऐलान हो गया है उत्तर प्रदेश में, किस तरह का आप समीकरण देख रहे हैं? क्योंकि कई सारे जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट काटे गए हैं, क्या समीकरण? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने फूंक फूंक कर कदम रखा लोकसभा सीटों को लेकर, क्योंकि उसके सामने एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी गोटे बिछा रखी है और दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक्टिव नजर आ रही है। मायावती ने अब तक 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी चुनिंदा सीटों पर भी पीलीभीत समेत कई चुनिंदा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो बीजेपी ने 111 प्रत्याशियों की सूची में 13 प्रत्याशी यूपी से उतारे हैं। और यूपी की सियासत की बात करें तो गाजियाबाद, गोंडा की कैसरगंज सीट और साथ ही साथ पीलीभीत की वरुण गांधी की सीट जो है कहीं न कहीं चर्चा का केंद्र बनी रही। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने जो है बैठकों में, कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया और साथ ही साथ अपने जो है जो खास जो सलाहकार हैं बीजेपी के, उनसे मंथन के बाद ही बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया और वरुण गांधी, बृजभूषण सिंह और साथ ही साथ बीके सिंह समेत कई नेताओं के टिकट काट दिए। अगर पुराने चेहरों को अगर देखें तो मेनका गांधी रिपीट की गई हैं और यह गांधी परिवार से जुड़ी है, टाइटल जुड़ा हुआ है, तो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी मेनका गांधी को इग्नोर नहीं कर पाई। लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी जो हमेशा बयानों को लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मुखर रहते हैं, इस वजह से यह टिकट काट दिया गया है। और जिस तरह से चुनावी बिसातें बीत चुकी हैं, उससे कहीं न कहीं बीजेपी ने जो मास्टर प्लान चला है प्रत्याशियों को लेकर, इससे कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में उसकी राह आसान दिख रही है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, कई सारे मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है, कई सारे नए चेहरों को जगह दी गई है। देखने वाली चीज होगी किस तरह से अब की बार जो मुकाबला है कितना रोचक रहता है। मोहम्मद आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अमित पाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं होली के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। सिर पर रंगीन पगड़ी और आंखों में काला चश्मा। इस दौरान सीएम योगी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से
गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से सुनील सोरेन की जगह सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाकर जेएमएम के सामने बड़ी चुनौती दे दी है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने ही परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी की रणनीति ने दुमका सीट को रोचक बना दिया है। वहीं सीता सोरेन चुनाव प्रचार के दौरान अपने देवर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। बीजेपी के इस दाव से महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि इंडिया अलायंस में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले के बीच अब तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझ नहीं सका है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि जेएमएम की ओर से ही अपने परंपरागत दुमका सीट से उम्मीदवार दिया जाएगा। दुमका संसदीय क्षेत्र से जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ही उन्हें या जेएमएम परिवार को चुनौती देती हुई नजर आएंगी। वहीं बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां रंजिश को लेकर दलित समाज के लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बता दें कि एससी समाज का आरोप है कि जाति सूचक शब्द बोलकर हमला किया गया, तो वहीं घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने खूनी संघर्ष पर ट्वीट किया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फतेहपुर के कोतवाली के जोनीरा रोड से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बीच रोड पर एक दूसरे को बेल्टों से पीटते हुए देखा जा रहा है। वहीं अमरोहा देहात के जोया अमरोहा रोड से एक मामला सामने आया है, जहां बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि मकान की छत पर बीजेपी नेता का शव पड़ा हुआ मिला, जिनके पास से अवैध तमंचा भी पड़ा हुआ मिला है। तो वहीं बीजेपी नेता अजित चौधरी की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बीजेपी नेता अजित चौधरी मंडल महामंत्री के पद पर तैनात थे। वहीं रायबरेली मिलेरिया थाना क्षेत्र के देवानंदपुर से एक मामला सामने आया है, जहां अज्ञात हमलावरों ने मजदूर की पीट कर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। बता दें कि शव के पास से डंडे भी बरामद हुए हैं। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई के कोतवाली शहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं की घर में घुसकर पिटाई करते हुए युवक दिख रहे हैं। बता दें कि रिश्तेदारों पर मकान कब्जा करने का आरोप लगाया गया है।
बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा उत्तर प्रदेश से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई, बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे उमर अंसारी। तो बड़ी खबर आपको दिखा दें कि उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की अचानक जेल में तबीयत खराब होती है, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है और अब उनके बेटे उमर अंसारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे बेटा उमर अंसारी, बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है मुख्तार अंसारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल देर रात बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। इलाज चल रहा है। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति सामान्य है। वहीं उनसे मिलने उनके परिवार वाले भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं अपने पिता का हालचाल जानने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां आईसीयू में उनको भर्ती किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।